कभी कभी जिंदगी आपको नीचे गिराने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन वही पल तय करते हैं कि आप आम रहेंगे या महानता की मिसाल बनेंगे। यह कहानी है एक ऐसे खिलाड़ी की जिसे स्कूल की बास्केटबॉल टीम से बाहर कर दिया गया था और जो आगे चलकर दुनिया का सबसे महान बास्केटबॉल प्लेयर बना। यह कहानी है माइकल जॉर्डन की। माइकल जॉर्डन, इनका जन्म 17 फरवरी 1963 को अमेरिका के ब्रुकलिन शहर में हुआ था। उनका बचपन आम बच्चों जैसा नहीं था। उनके पिता एक सख्त लेकिन अनुशासित व्यक्ति थे। माइकल को शुरू में बास्केटबॉल में खास दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे वे बड़े हुए, इस खेल के लिए उनका प्यार गहराता गया। लेकिन कहानी यहाँ से आसान नहीं थी। जब माइकल हाई स्कूल में थे, उन्होंने स्कूल की वर्सिटी बास्केटबॉल टीम में जगह बनाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें टीम से बाहर कर दिया गया। हाँ, टीम से बाहर। कोच ने साफ कहा, तुम काफी अच्छे नहीं हो। सोचिए, जिस इंसान को दुनिया बाद में द बेस्ट बास्केटबॉलर ऑफ ऑल टाइम कहने लगी, उसे उसके ही स्कूल से रिजेक्ट कर दिया गया। ज्यादातर लोग यहाँ पर हार मान लेते, लेकिन माइकल जॉर्डन ने क्या किया? उन्होंने रोना नहीं छोड़ा, लेकिन उन्होंने कोशिश करना भी नहीं छोड़ा। माइकल ने खुद को साबित करने की ठान ली। हर सुबह सूरज उगने से पहले उठते और घंटों प्रैक्टिस करते। कभी कभी अकेले कोर्ट पर बॉल फेंकते रहते जब तक उनके हाथों में छाले नहीं पड़ जाते। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, मैंने अपने जीवन में 9000 से ज्यादा शॉट्स मिस किए हैं, लगभग 300 गेम हारे हैं। 26 बार मुझ पर भरोसा किया गया कि मैं विनिंग शॉट लगाऊं और मैं चूक गया। मैं बार बार असफल हुआ हूं और इसी कारण मैं सफल हुआ हूं। माइकल की मेहनत रंग लाई। अगले साल उन्होंने स्कूल टीम में जगह बना ली, फिर कॉलेज में और फिर NBA यानी नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन में। 1984 में माइकल जॉर्डन को शिकागो बुल्स टीम ने चुना। यह उनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था। पहले ही सीजन में उन्होंने अपने खेल से सबका दिल जीत लिया। लोग उन्हें एयर जॉर्डन कहने लगे, क्योंकि जब वहां हवा में कूदते थे तो लगता था जैसे उड़ रहे हो। लेकिन यहां भी संघर्ष रुका नहीं। 1986 में उन्हें गंभीर चोट लगी और कुछ समय के लिए वो बाहर हो गए। लोग कहने लगे, अब इसका करियर खत्म हो जाएगा। लेकिन माइकल ने हार मानने से इनकार कर दिया। वापसी की, और ऐसी वापसी की कि पूरी दुनिया ने देखा। उन्होंने शिकागो बुल्स को 6 NBA चैंपियनशिप जिताई, 5 बार NBA का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर अवार्ड जीता और बन गए दुनिया के सबसे महान एथलीट्स में एक। लेकिन सबसे बड़ी बात यह नहीं है कि उन्होंने कितने खिताब जीते, बल्कि यह थी कि जब सबने उन्हें नकार दिया, तब उन्होंने खुद पर भरोसा किया। जब पूरी दुनिया ने कहा तुम नहीं कर सकते, उन्होंने कहा मैं करके दिखाऊंगा। आज माइकल जॉर्डन सिर्फ एक नाम नहीं है, वो एक आइडिया है, एक सोच है। वो हमें सिखाते हैं कि असफलता अंत नहीं है, वो तो शुरुआत है। जब दुनिया आपको गिराने की कोशिश करे, तो वहीं से खड़े होकर उड़ान भरिए।
मेहनत, अनुशासन और आत्मविश्वास किसी भी इंसान को महान बना सकती है। दोस्तों, अगर माइकल जॉर्डन हार मान लेते तो दुनिया का एक चैंपियन नहीं, एक प्रेरणा खो देती। इसलिए जब अगली बार कोई कहे तुमसे कि नहीं होगा, तो याद रखना, रिजेक्शन का मतलब है तुम में कुछ खास है। बस तुम्हें खुद पर भरोसा रखना है, क्योंकि हीरो वो नहीं होता जो कभी नहीं गिरता। हीरो वो होता है जो हर बार गिरकर फिर उठता है। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाती है जहां से दो ही रास्ते होते हैं, या तो हार मान लो या फिर खुद को इतना मजबूत बना लो कि दुनिया झुकने पे मजबूर हो जाए। यह कहानी है उस इंसान की जिसकी आवाज को एक जमाने में खराब कहा था, जिसे रेडियो ने रिजेक्ट कर दिया, जिसके पास पैसे नहीं थे, काम नहीं था, लेकिन सपना था और उस सपने पर भरोसा था। यह कहानी है अमिताभ बच्चन की। एक सीधा साधा लड़का नाम अमिताभ, जिसके पिता थे मशहूर कवि हरिवंश राय बच्चन। अमिताभ को किताबें पढ़ना, कविताएं सुनना और बड़े सपने देखना पसंद था। एक दिन उन्होंने माँ से कहा, माँ, मैं फिल्मों में काम करना चाहता हूँ। माँ मुस्कुराई और बोली, तू कर सकता है बेटा, क्योंकि तेरे इरादे सच्चे हैं। मुंबई पहुंचे सपनों के शहर में, पर वहां हर कदम पर मुश्किलें थीं। रेडियो वालों ने कहा, आपकी आवाज बहुत भारी है, हमारे काम की नहीं। फिल्म वालों ने कहा, आपका चेहरा हीरो जैसा नहीं लगता। हर जगह से ना सुनने को मिले, हर दरवाजा बंद होता गया। लेकिन अमिताभ ने ठान लिया, मैं हार नहीं मानूंगा। जेब में कुछ सिक्के, पेट में भूख, पर दिल में आग थी। रातों को जागते सोचते, क्या मैं सही कर रहा हूँ? फिर खुद से कहते, जब तक सांस है तब तक संघर्ष है। कई सालों की मेहनत के बाद मिली पहली फिल्म सात हिंदुस्तानी। फिल्म चली नहीं, लोगों ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन अमिताभ ने हार नहीं मानी। धीरे धीरे आनंद और जंजीर जैसी फिल्मों से पहचान बननी शुरू हो गई। लोग कहने लगे, ये लड़का कुछ अलग है। दीवार और शोले ने उन्हें सुपरस्टार बना दिया। वो सिर्फ हीरो नहीं रहे, बल्कि हर आम आदमी की आवाज बन गए। एंग्री यंग मैन, यही नाम मिल गया उन्हें। हर माँ बाप को गर्व था कि ऐसा बेटा हिंदुस्तान में है। साल 1982 फिल्म कूली की शूटिंग के दौरान बड़ा हादसा हुआ। अमिताभ जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे थे। पूरा देश प्रार्थना कर रहा था, भगवान अमिताभ को बचा लो। डॉक्टर ने कहा, अब बस चमत्कार ही बचा सकता है, और सचमुच चमत्कार हुआ। वो लौटे, पहले से भी मजबूत होकर। 90 के दशक में उन्होंने अपनी कंपनी एबीसीएल शुरू की, लेकिन कंपनी डूब गई। करोड़ों का कर्ज चढ़ गया, घर गिरवी रखना पड़ा। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने कहा, मेरे पास दो रास्ते थे, बैठ कर रो या फिर से शुरू करूं। मैंने दूसरा चुना। जब उन्होंने टीवी शो कौन बनेगा करोड़पति होस्ट करने का फैसला किया, तो लोगों ने कहा, बड़े पर्दे का हीरो अब छोटे पर्दे पर। लेकिन अमिताभ जानते थे, हर शुरुआत छोटी लगती है, पर असली हिम्मत वही दिखती है। केबीसी सिर्फ एक शो नहीं था, वो उनकी नई जिंदगी की शुरुआत थी। इसके बाद इतिहास लिखा गया। पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, हर सम्मान, हर पुरस्कार उन्होंने अपनी मेहनत से पाया। लोग उन्हें सदी का महानायक कहने लगे। जो हार मान ले वो इंसान नहीं, और जो हर हार से कुछ सीख ले वही असली विजेता है। मैं गिरा कई बार, लेकिन रुका कभी नहीं, यही मेरी जीत है। अमिताभ बच्चन हमें ये सिखाते हैं कि जिंदगी में चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, रिजेक्शन हो, हार हो, अकेलापन हो, अगर आपके अंदर सच्चाई, मेहनत और हिम्मत है, तो आपको कोई नहीं रोक सकता।
कभी कभी कुछ लोग ऐसे जन्म लेते हैं जो खुद से ज्यादा दूसरों के लिए जीते हैं। रतन टाटा एक ऐसा नाम जिसने बिजनेस को इंसानियत से जोड़ दिया। 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में जन्मे रतन टाटा टाटा परिवार की तीसरी पीढ़ी से थे। लेकिन बचपन इतना आसान नहीं था। जब वे 10 साल के थे उनके माता पिता अलग हो गए। माँ पिता के अलगाव के बाद रतन टाटा को उनकी दादी ने पाला। वो सिखाती थी, बेटा जब दुनिया साथ न दे तो खुद को मत छोड़ना। रतन टाटा ने आर्किटेक्चर की पढ़ाई की कर्नेल यूनिवर्सिटी से। वहां से लौटे तो कई लोग सोचते थे अब तो ये विदेश में ही बस जाएगा, लेकिन उन्होंने कहा मुझे अपने देश के लिए कुछ करना है। उन्होंने 1961 में टाटा स्टील में काम शुरू किया। ना किसी बड़ी कुर्सी पर, ना एसी कमरे में, बल्कि मजदूरों के साथ पिघलते स्टील के बीच में। वो कहते हैं अगर तुम्हें दूसरों का काम समझना है तो पहले खुद वो काम करो। 1991 में जब रतन टाटा ने जेआरटी टाटा की जगह ली तो बहुत लोगों ने कहा ये काम नहीं चला पाएंगे। टाटा ग्रुप बिखरा हुआ था, 100 से ज्यादा कंपनियां और अलग अलग दिशा। पर रतन टाटा ने हर कंपनी को एक पहचान दी, टाटा नाम से। उन्होंने कहा ब्रांड बनाना पैसे से नहीं, भरोसे से होता है। रतन टाटा को हमेशा आम आदमी की चिंता रहती थी। उन्होंने एक दिन देखा एक परिवार स्कूटर पर बैठा है, पिता चला रहा है, माँ और 2 बच्चे, बारिश हो रही है। उन्होंने उसी दिन तय किया मैं एक ऐसी कार बनाऊंगा जो हर भारतीय खरीद सके। वो कार थी टाटा नैनो, दुनिया की सबसे सस्ती कार। भले ही वो प्रोजेक्ट व्यावसायिक रूप से सफल ना रहा, पर रतन टाटा ने करोड़ों भारतीयों के दिल जीत लिए। एक वक्त ऐसा भी आया जब टाटा मोटर्स घाटे में थी। उन्होंने अपना कार बिजनेस फोर्ड को बेचने का सोचा, लेकिन फोर्ड के चेयरमैन ने कहा आपको कार बिजनेस के बारे में कुछ नहीं पता, आपने कंपनी खरीदने की हिम्मत कैसे की। रतन टाटा ने कुछ नहीं कहा, बस वापस लौट आए। सालों बाद वही रतन टाटा फोर्ड की जगुआर और लैंड रोवर कंपनी खरीदने गए, और इस बार उन्होंने कुछ नहीं कहा क्योंकि जवाब काम दे दिया था। रतन टाटा केवल एक बिजनेसमैन नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान हैं जिन्होंने हर संकट में साथ दिया। 26 नवंबर को मुंबई हमलों में उन्होंने खुद जाकर घायलों से मुलाकात की, अपने होटल के स्टाफ के परिवारों को घर और मुआवजा भी दिया। वो कहते हैं अगर आप अमीर हैं और दूसरों की मदद नहीं कर सकते तो आपके पास जो है वो उसका कोई अर्थ नहीं। उन्होंने कभी शादी नहीं की क्योंकि कहते हैं मेरी जिंदगी का मकसद दूसरों की जिंदगी बेहतर बनाना है। आज टाटा ट्रस्ट भारत में सबसे बड़े दान देने वाले संगठन है। रतन टाटा के हर फैसले में सिर्फ बिजनेस नहीं, बल्कि देश का भला झलकता है। रतन टाटा सिर्फ एक नाम नहीं, एक सोच है कि पैसा कमाने से ज्यादा जरूरी है इज्जत कमाना। वो सिखाते हैं सफलता तब नहीं जब आप बहुत ऊपर जाएं, बल्कि तब जब ऊपर जाकर भी नीचे वाले को उठाएं। कभी कभी इतिहास खुद को रचता नहीं है, वो किसी इंसान के हाथों लिखा जाता है। और जब वो इंसान मछुआरे का बेटा हो, जिनके घर में 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिलती थी, तो समझ लीजिए उसकी कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक जिंदा मिसाल बन जाती है। रामेश्वरम तमिलनाडु का एक छोटा सा तटीय गांव, यहीं पैदा हुआ था एक पतला दुबला मगर तेज निगाहों वाला लड़का।
मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। इन्होंने अग्नि और पृथ्वी मिसाइल को जन्म दिया, देश की सुरक्षा को एक नई ताकत दी और फिर देश ने इन्हें अपना सबसे बड़ा सम्मान दिया, राष्ट्रपति भवन की कुर्सी। लेकिन सत्ता की ऊंचाई भी इनके सरल स्वभाव को छू नहीं सकी। जब वे राष्ट्रपति बने तो बच्चों के बीच बैठकर कहते थे, मैं सबसे पहले एक टीचर हूँ। और जब आखिरी सांस ली तो भी एक लेक्चर के दौरान भविष्य की पीढ़ियों को प्रेरणा देते हुए। उनका जाना एक शरीर का जाना था, क्योंकि उनकी सोच, उनका संघर्ष, उनकी सफलता अब करोड़ों दिलों में धड़कती है। वो एक मुस्लिम और यह यकीन खुद पर, क्योंकि अगर कलाम उड़ सकता है तो तू क्यों नहीं।